हाँ, तो आज जो है हम परसेंटेज के कुछ परसेंटेज का चैप्टर करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब ये क्वेश्चंस एनफ होंगे परसेंटेज के लिए कि ये क्वेश्चन सारे आपके जो है एज अ बेस की तरह काम करेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं और मल्टीपल टाइम्स इनसे गो थ्रू होते हुए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कि बस मल्टीपल टाइम्स मैं आपको क्यों कह रहा हूँ करने के लिए कि अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो ये जो पैटर्न्स हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर फेड हो जाएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग उस क्वेश्चन को पहचान लेगा कि अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन था, तो शायद से मैं इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लूँगा। अगर आप क्वेश्चन पहचान जाते हो पेपर के अंदर और उस पर कॉन्सेप्ट लगा देते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा रदर देन कि आप बेसिक से सॉल्व करो। बेसिक से कर सकते हैं, जो आप हॉल के अंदर बैठ के पेपर देते हो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो पेपर देते हो, उसी पेपर को अगर आप घर पे आके सॉल्व करें तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ घर पे तो आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पा रहे हो, बट वही पेपर आप वहाँ पर नहीं हो पाता सॉल्व। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम प्रेशर होता है। दूसरा, आप आसपास को देख के फियर करते हैं कि दूसरे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा। तीसरा, अगर आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं बने, 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, तो आप पैनिक में आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसी के लिए पहले क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम जब राउंड आप करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो आई थिंक मैं इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ और आप ऐसे सॉल्व कर लें रेदर देन कि बेसिक से जाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको कराना चालू करता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज स्टार्ट कराऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ, एक सेकेंड, मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँ उससे पहले, एक सेकेंड कोई खाली जगह देना। परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ ना फ्रैक्शंस बताता हूँ कि जो फ्रैक्शंस हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शंस अगर हमें याद रहेंगे तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और ये मतलब ये फ्रैक्शन तो आपको याद ही होनी चाहिए, 110% याद होनी चाहिए। ये याद नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, बस सिंपल। कि फ्रैक्शंस कैसे कि 100% को हम जो है 1 लिख सकते हैं, 50% को जो है 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 25% को जो है हम 1 सेकेंड दीजिए, ठीक है, 33% को जो है हम 1/3 लिख सकते हैं, 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16.66% को परसेंटेज को 1/6 और 14.28 को 1/7, 12.5% को 1/8, 11.11% को 1/9 और 10% को हम 1/10 लिखें। ठीक है, इतना आपको याद हो क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा और लिखवा दूँगा, एक सेकेंड। 9.09% को 1/11, 8.33% को 1/12, 7.69% को 1/13, ठीक है, और 1/14 जो है हमारा है 1 सेकेंड दीजिए, 7.28, आई थिंक 7.28 नहीं, ये तो नहीं है, ऐसे 1/15 जो है 6.66% है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है 7.69% जो है हमारा 1/13 लिख सकते हैं, 7.14 जो है 1/14 लिख सकते हैं, 1/15 जो है 6.66% लिख सकते हैं।
6.25% जो है 1/16 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5.88% जो है 1/17 लिख सकते हैं। 5.655% जो है 1/18 लिख सकते हैं। 5.26% जो है हम 1/19 लिख सकते हैं। और 20% जो है 1 सेकेंड 5% जो है 1/20 लिख सकते हैं। अच्छा, देखो ये चीज़ याद नहीं, अभी तो देखो मैंने इसको भी ना हम और फ्रैक्शंस में लिखते हैं, ठीक है। तो वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि एकदम दूंगा तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये एकदम याद नहीं होता बहुत सारे बच्चों को। तो मैं आपको एक ईजी तरीका बता सकता हूँ। देखो अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आप पहले सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के फ्रैक्शन याद कर लीजिए, 1/10 तक के, ठीक। उसको वॉल पे चिपकाइए सामने। जब भी सुबह बैठेंगे पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बार इसको याद कीजिए। अब आँख बंद कीजिए और उसको किसी भी रफ पेपर में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसको लिखिए। मान लीजिए आपने 5 याद लिख लिए सही तरीके से, 5 नहीं तो 5 याद कीजिए, फिर लिखिए, 10 हो गए। फिर दिन में बैठिए, फिर दोबारा वो ऐसे लिखिए। मतलब जब दिन में बैठेंगे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, सीधे एक वाइट पेपर लिए लिखिए। जितने आपको याद आते हैं लिखिए, जितने नहीं याद है 10 तक 1/10 तक उतने याद कीजिए और फिर लिखिए। फिर वो शाम को कीजिए। इस तरीके से 1-2 दिन में आपको यहाँ तक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर अब आपको क्या करना है, फिर ये 1/11 से लेके 1/15 तक कीजिए, 1/15 तक सेम ऐसे ही याद कीजिए, बंद कीजिए कॉपी को और फिर इसको लिखिए। अब 1 से लेके 1/15 तक कीजिए, लिखिए, कॉपी बंद कीजिए, लिखिए। एक दिन में 2-3 बार लिखिए, गैप दे देगा। फिर ऐसे सेम ये जब आप ये लिख लेंगे फिर सारे एक साथ, ठीक, कुछ इस प्रकार से करिए स्टेप बाय स्टेप। पहले ये याद किया, लिखा कॉपी में, फिर अगले दिन ये याद किया, लिखा कॉपी के अंदर। नहीं लिख पा रहे, फिर बंद करा, फिर याद करा, फिर लिखा। अब हो गया दोनों याद, फिर एक साथ पूरा लिखिए। 1-2 दिन ये लिखिए, फिर ये लिखिए बस, फिर इतना, फिर हो गया ये वाला, फिर ये तीनों इतना, इस तरीके। फिर ये तीनों हो गया, अब अगले दिन ये बस इतना याद। अब 4 हो गया, अब चारों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कीजिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग जो हैं स्क्वायर्स भी याद कीजिए। आप लोग जो हैं स्क्वायर्स भी याद कीजिए, ठीक है। जैसे कि 1 का 1,
है। ये कुछ स्क्वायर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सेम वैसे प्रोसीजर करके आप ये भी याद कर लीजिए। पहले एक बार ये याद कर लीजिए अपने 10 तक, फिर इसको कॉपी बंद करके लिखिए, 1-2 बार लिखिए, फिर आप ये याद कीजिए, इसको कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, कॉपी बंद करिए, लिखिए, फिर दोनों को लिखिए। अगर मान लीजिए कहीं आप यहाँ पर अटक गए, आप नहीं लिख पा रहे इसके बाद, तो फिर कॉपी खोलिए, सारा याद कीजिए, सारा याद कीजिए। सारा याद कर लिया, अब कॉपी बंद कीजिए, लिखिए। मान लीजिए आपने ये लिख दिया, अब की बार यहाँ पर अटक गया, दोबारा कॉपी खोलिए, अब सिर्फ इतना पार्ट याद कीजिए, सिर्फ इतना याद कीजिए, फिर दोबारा लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिखा, ये भूल गए, इतना इतना याद कीजिए, बस इतना हिस्सा, और फिर दोबारा लिखिए। ये स्क्वायर से आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आपको ये याद होना ही चाहिए। बिना इसके याद किए आपका काम नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? क्यूब्स। परसेंटेज करने के लिए तो हमें ज़रूरी है, एक का क्यूब, एक। इतना मैं चाहता हूँ। वैसे ये याद होना चाहिए 21 का क्यूब भी 25 तक याद होना चाहिए। ठीक है, आप ये याद कीजिए, इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इतना कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि इतना मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर कभी 1 प्लस जनरल फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, इसका मतलब मेरे पास कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है 7/6, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक बात भी बताइए मेरे को, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 6/6 प्लस 1/6? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का एलसीएम लेके तो 6, 6 को 6 से डिवाइड करा 6, 1 को यहाँ करा 6 प्लस 1, क्योंकि 6 को 7/6 आ गया। ठीक, ये आ गया। अच्छा, एक बात भी बताइए, अब मैं दोबारा इस पर आता हूँ। 6/6 प्लस 1/6 ऐसे लिख सकता हूँ? आपने कहा हाँ ठीक है। इसको इससे काटा 1, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 1/6 बचा। ठीक है, अच्छा परसेंटेज में कितना होगा? इसको भी परसेंटेज लेंगे, लिखिए तो 1 = 100%, 1/6 = 16.66%। अब इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या ये 116.66% नहीं हो रहा? ठीक है, तो हम 7/6 को ऐसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी 1 प्लस फॉर्म में हुआ, मतलब डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा ऊपर हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 100%, 1/7%, 1/7, अब 1/100% प्लस 14.28%, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 114.28%? ठीक है, और अगर जनरल फॉर्म, जो भी जनरल फॉर्म में वह जनरल फॉर्म 1 माइनस जनरल फॉर्म हो, मतलब अगर नीचे 5 है और ऊपर 4 है, तो कैसे लिख सकते हैं हम? तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको एक बढ़ाएं तो 5/5 नहीं हो जाएगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे था, 5/5 था, उसमें एक ही तो कम है, उसमें एक ही तो कम है, एक कम क्या है, मतलब क्या है, यही तो कम है उसमें। ठीक है,
ऊपर से कम है, तो ये तो 100% हो गया। 1/5 कितना होता है? 20% हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 80% हो गया। समझ में आया? अरे ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ भी है मेरे पास 6 ये 5, तो एक कम है, मतलब जो है 6 में 5, 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का है ना। 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना का है? 1 का है। तो ओरिजिनली ये इतना होना चाहिए था, 1 का डिफरेंस है, तो 6/6 तो 100% हो गया। ये कितना हो गया? -16.66% हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर मैं 16 माइनस करूँगा इसके अंदर तो मेरा कितना आ जाएगा? 90, 84 और फिर 44, कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर है जनरल फॉर्म। अगर कभी आंसर ऐसे लिखा हो, मान लीजिए कि 4/7 क्या है बताइए? बहुत सिंपल है। क्या है ये तो लिखा है 4 × 1/7। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अरे बात तो एक ही है, ये नीचे कुछ नहीं तो ऊपर ही तो मल्टीप्लाई होगा, 4/7 ही तो आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से। तो 4 × 1/7, 1/7 कितना है? 4 × 14.28, तो 28 का 4 कितना हो जाएगा? 40, 80 और 24 104 ये आ गया। यहाँ पर 1 चला जाएगा। अब ये 14 का 4 जा कितना था? 52 1 53.04 कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन। अब अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि 11.1% ऑफ 468, क्या पूछा जाए? अगर आपको पेपर में पूछा जाए, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि 11.1% ऑफ 468, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे इसको कि भाई 11 पेपर में दिया हुआ है कि 11.1% निकालना है और 468, तो आधे से ज़्यादा बच्चे कहेंगे 1 नीचे पॉइंट हटाएंगे, परसेंट है ना तो नीचे 100 जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 468। अब इसे माइनस करेंगे, ये गया 2 से 5 बारी पे 0 0, ये 2 3 4, ये 250, ये 1 ये 7, ये गया 3 से मिल जाएगा। तो अब ये फंसेंगे बच्चे अदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो रेदर देन कि ऐसे सॉल्व करें, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला है कि 11 पॉइंट उन्होंने बोला है कि भाई 11.1% ऑफ 468 बता दीजिए। तो क्या मैं 11.1% का ब्रेक डाउन करना, क्या ये हमको ये नहीं लिखा कि 11% प्लस 0.1%, क्या ये नहीं लिखा? और इसको ब्रेक डाउन करूँ तो 10% प्लस 1% प्लस 0.1%। अब एक बात बता दो ज़रा, 468 का 10% कितना हो जाएगा? भाई ये 100% है, एक इधर चला जाएगा पॉइंट बस, 46.8, 1% 4.68 और 0.1% इसका कितना हो जाएगा? तो 0.468। सिंपल। अब इनको प्लस कर दीजिए बस साइड में, 4.68 0.468 8 और 8 6 14, 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर 10 9 9 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 1 यहाँ पर 51.948। अगर आप वैसे करने सो बैठते तो आपका मतलब ये तो मुझे करके दिखाना पड़ रहा है आपको, ये पूरा तो मुझे आपको करके दिखाना पड़ रहा है। ये मैं बस दिमाग में करूँगा कि 10% कितना है, मैंने 10% कितना मैं दिमाग में सॉल्व करूँगा कि 10% कितना है, 10% हो गया 4.6.8।
अब इसके अलावा 1% कितना है, 1% हो गया 4.6, 0.1% कितना हो गया 0.468। बस मुझे अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बस मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करूँ जब मेरा इजीली इसको सॉल्व हो रहा है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपका, क्वेश्चन क्या बोले आपको, क्वेश्चन बोले कि 176.66% ऑफ 111 करो सॉल्व। बेसिक से करो, बेसिक से करने बैठ गए ना तो बस पेपर में फिर तो सिर पकड़ के बैठना आप लोग। कुछ लोग करेंगे 176.66 इंटू 100 है तो यहाँ से 2 पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ऐसे करने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम हमारा। पेपर आपने सॉल्व कर लिया और बस पेपर करने वालों ने, पेपर चेक करने वालों ने आपका पेपर चेक कर दिया। आपको क्या करना है, एक इसमें दिमाग लगाइए कहीं ना कहीं। क्या ये कुछ आपको चिल्ला के ये नहीं बोल रहा, ये तो ऐसा तो नहीं करना। क्या ये हमको चिल्ला के नहीं बोल रहा कि भाई मैं 150% हूँ प्लस, या ऐसे भी कह लो कि भाई मैं 160% हूँ और इसके साथ 160 के साथ साथ मैं और कितना हूँ 160 के, एक सेकेंड, मैं 16.66% हूँ। बस इजी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या इसको और ब्रेक नहीं कर सकता मैं इसको कि 100%, 50%, 10% और 16.66 को 1/6 लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, 100% कितना हो गया 111 का, 100% तो यही हो गया। ठीक है, 50% क्या हो गया, पॉइंट में आएगा हमारा। 100 का आधा कितना होता है, 50% है ना, 100 का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50 होगा, 11 का आधा कितना होगा 5.5 होगा, 55.5 हो गया हमारा। अरे भाई 100 का आधा 50, 11 का आधा 5.5 तो 55.5, 10% कितना हो जाएगा, 10% मेरा इसका हो जाएगा 11.1 और 1/6 कितना हो जाएगा इसका 111 इंटू 1/6। ठीक है, तो इसको ये भी पॉइंट में आएगा हमारा। ये भी पॉइंट में आएगा हमारा, तो 1116 यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 36, 42, 48, यहाँ पर आ जाएगा 8, 48, यहाँ पर बचेगा 3, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया था 18, फिर यहाँ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 5, 18.5, बस प्लस करो और आंसर ले लो। कितना आ गया 111, 55.5, 11.1, 18.5, 5, 10, 11, 1, 1, 2 और 5, 7, 8, 16, 6, 1, 5, 2, 7, 8, 9, आ गया 1। आंसर इज 196.1। ठीक है, मैंने भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोई बात नहीं। करने को तो मैं आपको यहाँ पर ये भी कह सकता था कि 60, ये कितना है 160 है ना, 160% है ना, तो 100 से डिवाइड करो, ये यहाँ से आ गया है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 5, और ये कितना है मेरे पास 1/6 है। दोनों का एलसीएम लूँ अगर मैं, बताना, मतलब इतना ही फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, या दोनों का एलसीएम लूँगा तो 30, ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास 6, 6, 36, 42, 48 प्लस
553/30 इंटू 111, तो होता और कॉम्प्लिकेट हो जाता। सिंपल क्या है कि 8.5 इसको सॉल्व कीजिए प्लस 1/6 इंटू ये सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर जाएगा प्लस कर दीजिए। ये भी एक तरीका है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया शायद से नहीं कि अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है कि क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है कि 11.1% ऑफ 92, या तो ये लिख लीजिए, या फिर इतना इसको नहीं करना तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 92% ऑफ 11.1, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, बात एक ही है। अगर वो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलता है कि 800% निकालिए किसका, 12.5 का 800% निकालिए, आप तो कहोगे क्या बोल दिया। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो आप कि 12.5% निकालिए, 12.5% निकालिए ऑफ 800, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, 125, 100 यहाँ पर 0, यहाँ पर 800, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ जगह 2, यहाँ पर आ गया 4, 25 ही आ गया मेरा आंसर, 25% आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर वो आपको बोलते हैं कि 800% ऑफ 87.5, ठीक है, या तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि 800/100 इंटू 87.5/10, 2 0 से 2 0 गए, 1 7 5 2 4 400 75 75 150 150 300 300 300 400 700 700, एक तो तरीका ये था। या फिर 87.5% ऑफ 800, ये भी कर सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, 12.5 का जरा करना 5 गुना 12.5 25, फिर 12.5 37.5, फिर 50, फिर 62.5, फिर 75, फिर 87.5, तो ये करीब 7 बारी पे 12.5 12.2 यहाँ गया 50, 7 बारी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता 7/8 इंटू 800, ये गया यहाँ से 100 बारी पे, कितना ईजी हो गया। लो बस आपको ये कैलकुलेट करना था कि 87.5 क्यों 12.5 कितनी बारी में आ रहा है, तो आपका ईजी हो जाता है सॉल्व करना। वो कैसे पता लगेगा, आप जब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप पैटर्न जब एक पैटर्न जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से बोल रखा है 64.28 ऑफ 259, तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको 1 कर दूँ 14.28 आ गया, और 14.28% इज इक्वल्स टू 1/7 होता है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता है ऐसे कि 50% प्लस 14.28%, तब भी तो यही आएगा। और 50% को कैसे लिख सकता हूँ 1/2, और उसको कैसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/7, तो आधा निकालिए 259 का
आधा कितना हो जाएगा 125 129.5, तो आधा जगह 129.5 प्लस 1/7, 7 से काटेंगे तो 21 39, वो भी कुछ पॉइंट में आएगा, तो दोनों को जो प्लस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूँ इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला 64.28% ऑफ कितना 259। क्या ये चिल्ला चिल्ला के 50% प्लस 28% नहीं बोल रहा है? हाँ, तो इसको कैसे 1/2, इसको कैसे 1/7 ले सकते हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, देखो इसका आधा हो जाएगा 1, इसका आधा हो जाएगा 2.5, तो 125 ही हो गया एक तरीके से, और इसका आधा हो गया 4.5, तो 129.5 हो गया, तो इसका 129.5 हो गया। अब 1/7 ऑफ 259, ठीक है, तो इसका कर लीजिए आपका, इसका आ जाएगा आपका 3 और 49, 3 और 49 37 है ना, 49, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 37। जब दोनों को प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर आइएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 166.5। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से क्वेश्चन पे आपको पूछ सकता है कि बताइए 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। मतलब अगर मैं इसको वैसे अपने दिमाग से पेपर में जब कभी कंफ्यूज, हम लोग कंफ्यूज ही आ जाते हैं, जब हम कंफ्यूज ही आ जाते हैं तो हमको इजी क्वेश्चन में सब एक बस आपसे इतना बोल रहा है कि भाई ये इसका कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 100 का कितना परसेंट है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे 10 100 का कितना परसेंट है, 100 0 से 2 0 बचा 10, तो 10% ही तो हुआ। नहीं समझ में आया तो और इजी से लीजिए। मैं आपसे बस इतना बोलता हूँ कि आपसे बस इतना बोलता हूँ कि 2 10 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 से 0, तो आप कहेंगे 2% है। मैं कहूँगा 2, 100 लिख दिया था पिछली बारी, सॉरी वो मैं 10 लिखना चाह रहा था। मैं अब मैं 2 10 का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 20% है। समझ में आया? मैं अगर बोलूँ 50 100 का कितना परसेंट है, तो भाई 2 जिसे तो मैं बोलूँ 50% है, क्योंकि आधा ही तो है, 50 तो हुआ। तो बस उन्होंने भी तो आपको यही बोला, उन्होंने भी तो आपको यही बोला कि भाई 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, डिवाइड हो रहा है तो 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, तो 2/3 3/1 इंटू 100 इज इक्वल टू, इससे 0 से 0 गया तो 200% है, सिंपल 200%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 49% ऑफ x इज़ y, इफ़ 49% ऑफ x का
49% y है, तो y परसेंट ऑफ 50, y परसेंट ऑफ 50, ये जो आपका निकलेगा y परसेंट 50 का कितना होगा। तो जो भी हमसे पूछा जाता है ना, जैसे y परसेंट पूछा गया है ना मैं, जो भी हमें पूछा जाता है, जैसे कि y परसेंट ऑफ 50 पूछा हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि जैसे इन्होंने बोला है कि 49% ऑफ x, एक सेकंड दीजिए, से इन्होंने बोला है कि 49% ऑफ x इज y, तो y परसेंट ऑफ 50, कि अगर मैं x का 49% करूँ, x का मान लो x मेरे पास 100 है, उसका अगर मैं 49% करूँ तो मेरे पास एक नंबर आएगा y, एक नंबर आएगा y, मान लीजिए 3 आता है। तो 50 का 3% कितना होगा, 50 का 3%, तो जो भी मुझे पूछा गया y पूछा गया, किसका 50 का, तो जिसका ही पूछा जाता है उसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको भी हमें पूछा जाएगा उसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूछा गया मेरे से 50% पूछा गया, मैंने बोला था आपको y परसेंट ऑफ 50 बोलो या 50% ऑफ y बोलो, बात एक ही है। देन व्हाट आई विल डू कि मैं दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई 50% इंटू 50%, तो 49 का आधा कितना हो जाएगा, 24.5 ऑफ x इज इक्वल्स टू y इंटू 50%। उन्होंने पूछा क्या है मुझसे, y कितना, देन y परसेंट, ठीक है, तो x तो इधर रह जाएगा, y इधर रह जाएगा, 50% इधर रह जाएगा, 24.5% इधर रह जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या था, देन y परसेंट ऑफ 50, देन y परसेंट ऑफ 50, देन y परसेंट ऑफ 50 कितना आ रहा है। अच्छा इसको छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए इसको रहने दूँगा, तो उन्होंने ये तो पूछा था y परसेंट, इसको ये लिख लूँ या फिर y परसेंट ऑफ 50 लिख लूँ, देन y परसेंट ऑफ 50 कितना आ रहा है, 24.5% ऑफ x आ रहा है, कितना आ रहा है, 24.5% ऑफ x, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन कहता है इफ x परसेंट ऑफ y, इफ x परसेंट ऑफ y इज 150 एंड y परसेंट ऑफ z इज 300, देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। ये कह रहे हैं अगर x परसेंट ऑफ y इज 150 एंड y परसेंट ऑफ x इज 300, तो रिलेशनशिप में बताइए इनमें क्या है। ठीक है, एक बार इसको बेसिक से करके देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए, ठीक है, ये कह रहे हैं x परसेंट ऑफ y या y परसेंट ऑफ x, बात तो एक ही है। अगर मैं उसकी जगह y परसेंट ऑफ x इस 150 लिख दूँ तब भी बात एक ही है, और y परसेंट ऑफ z लिख दूँ तब भी बात एक ही है। क्या मैं इसे ये नहीं ड्राइव कर सकता इस वाली चीज़ से कि y परसेंट इज इक्वल्स टू 150/x, 150/x। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता
क्या पूछा इन्होंने, एक्स और जेड का रिलेशन पूछा ना, ठीक है। तो क्या मैं इस वाले y% की जगह ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पर 150/x इंटू जेड इज इक्वल टू 300 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या मेरे पास यहाँ पर आंसर ये नहीं आ रहा है कि 150z/में x इज इक्वल टू 300। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता कि z अपॉन इसको इज इक्वल टू 300/150, 0 से 0 गया, 2 पे 1 गया, तो z/x इज इक्वल टू 2:1। इन दोनों का रिलेशन पूछा हुआ था। अच्छा रिलेशन पूछा था, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा हम, z इज इक्वल टू 2x, z जो है x के 2 गुना है, z जो है x के 2 गुना है, हाँ तो ऐसा लिख सकता हूँ। पर एक चीज़ ना यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर मैं इतना टाइम ना देना चाहूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी मुझे चीज़ें दे रखी है उसको मैं पुट करूँ और उसको डिवाइड कर दूँ। कैसे कि जो भी चीज़ दे रखी है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू 150, y% ऑफ z इज इक्वल टू 300। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज गया, ऑफ से ऑफ गया, y से y गया, x/z इज इक्वल टू 0 से 0 गया, 1/2, 1/2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो 2x इज इक्वल टू z, वही बात आ गई जो पहले की थी, पर ये जल्दी हो गया, उससे टाइम लग रहा है। तो बस आपका काम क्या, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा इसका पैटर्न दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई 175 प्लस 96 इज इक्वल टू 291। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए तो ये तो इजी है, ये टर्म्स तो इजी दे रखे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इजी दे रखे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे 175 में 100 प्लस कर दूं तो 275, और प्लस 4 माइनस कर दूं 275 में से 4 271। सिंपल, मेरे तो यहाँ पर भी आंसर गलत है। आंसर गलत है, इसको ये वाला आंसर ठीक है, तो मैं यहाँ पर बट अगर इसी जगह अगर थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी जाए, इसकी जगह अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए 12.6 प्लस 96.84 इज़ 13.2, बताओ कि ये सेम ये आंसर है कि नहीं। अब आप लोग प्लस करने बैठेंगे तो दुविधा बन जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, या फिर अगर ऐसे दे जाता आपको क्वेश्चन कि 14.2 इंटू 3 प्लस 14.2 प्लस 9.8, अब बताइए। और आपको क्वेश्चन में यहाँ पर साइड में आंसर दे, क्या ये सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर जो हैं हम डिजिटल सम के थ्रू यूज़ करते हैं। डिजिटल सम में कैसे यूज़ करेंगे हम, 1 + 2 और ये 6, ये हमारे पास आंसर रहेगा 9 जहाँ पर भी आ जाए इसको नहीं गिनेंगे हम, 9 मत गिनिए, 6 और 4 10 और 18 और 1 9 फिर नहीं गिनना, छोड़। तो हमारे पास आंसर आ गया 0, 9 ही आ गया बेसिकली। तो 3 9 और 9 18, फिर आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर 3 4 और 6, यहाँ पर 6, तो ये दोनों सेम नहीं है, डिजिटल सेम नहीं है, तो ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर सेम ऐसी 1 और 4 5 5 और 2 7, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 21 1 यहाँ पर आ जाएगा 3 आ गया, प्लस 3 प्लस 4 और 2 6, 9 और 9 तो नहीं गिनना, 9 और 8 17 और 1 8,
8 और 6 14, 14 होगा 14 और 1 55, यहाँ पर आ जाएगा 8। आपका आंसर यहाँ पर 8 है। इन दोनों को प्लस करें 10 13 13 इज इक्वल टू 4, तो ये भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर नहीं है, ये नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को बताइए कि सेम है कि नहीं है, तो 1 और 1 2, 1 3 3 2 just 6, इन दोनों का देखना 1 3 4 4 2 6, तो ये बिल्कुल सही है। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको मुझे, तो 11 2 ज़ा 22, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 11 1 से 11 और 132 आता मेरा आंसर। तो देखो 132 ये, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि 75% ऑफ 2, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 75% निकालेंगे। 75% मतलब 75% मतलब 3/4 इंटू 260, अब निकालेंगे कुछ बच्चे ये। अब 30% निकालेंगे 30, 3/10 इंटू 320, लो 0 से 0, अब इसको निकालेंगे। इतना नहीं करना हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को सिंपली डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें करना क्या है, 75 कितना हो गया मेरे पास, 75 12 12 3 268, यहाँ आ गया 8, ये दोनों मल्टीप्लाई 8 16 24 24 6 आ गया मेरे पास आंसर। टोटल क्या आ गया 6, यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 15 आ गया, यहाँ पर आ गया 6 6 12 आ गया, 12 3 आ गया मेरा आंसर। मेरा आंसर क्या गया 3। अब मुझे चेक करना चारों ऑप्शन में से 3 डिजिटल सम किसका है। 3 और 1 4, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। 8 to 10 1 11 2, ये भी नहीं है। ये आ गया 10, इसका तो 1, ये भी नहीं है। ये 10 और 2 12 और ये 3, ये मेरे डिजिटल सम। तो ये एज़ कम्पेयर टू पूरा सॉल्व करने से तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि मैं इसको डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करूँ। आगे बढ़ें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ तो तब भी बच्चे सॉल्व कर लेते, चलो मैं मान लेता बच्चों ने सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पर करने बैठोगे तो पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम गवा दोगे आप। कि 77.3 अगर ये निकालोगे 260 का, बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। 317% ऑफ 320, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको रेदर देन कि आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व कीजिए। किसके थ्रू, डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व। 7 7 14 14 3 17 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर भी आ गया 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64 64 10, यहाँ पर आ जाएगा 1। 7 3 10 1 11 12 1 11, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5 5 2 जाएगा 10 10, यहाँ आ गया 1 1 और 1 2, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखने कि डिजिटल सम में 2 किसका है। मेरे पास क्या ऑप्शन नहीं है, पर जब आपके पास ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने नोट्स बनाते वक्त ऑप्शन लिखे थे, जब आपके पास ऑप्शन आएगा वहाँ आप चेक कीजिएगा, जिसका भी 2 डिजिटल सम होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है कि A% ऑफ 240 इज C% ऑफ A इज 117। बेसिकली यहाँ पर उसने कहना क्या चाहा है कि A% ऑफ 240 इज इक्वल्स टू C% ऑफ A इज 117.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस C। तो आपको क्या बोल रखा है कि A प्लस C की वैल्यू बताइए आप। A प्लस C, तो मुझे पहले A या C कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, C% या C अपॉन 100 इंटू A, तब भी इन दोनों में से एक होना चाहिए, नहीं हो पाएगा।
यहाँ से हो सकता है आसानी से, A% निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। A% ऑफ 240 इज इक्वल टू 117.6, ये था ना, ठीक है। तो A100 इंटू 240 117.610 0 से 0 5 12 ठीक है। ये 4 से जा रहा है 3 बारी पे, ये 2, ये 9, ये 4 बारी पे, ठीक है। ये जा रहा है 1 बारी पे, ये जा रहा है 9 7 8 बारी पे, ये भी जा रहा है कितनी बारी पे, ये इसमें दीजिएगा, या 2 या 1 यहाँ पर आएगा, 2 बारी पे जा रहा था ना, एक सेकेंड, हाँ, तो 2 बारी पे आ गया 8, यहाँ गया 9 89, तो A इज इक्वल टू 89 आ गया मेरे पास। A कितना आ गया, 89 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था, C% ऑफ A इज 117.6। A मेरे पास कितना फाइंड आउट कर रहा है, 89, तो यहाँ से आएगा ये 2 से नहीं जा रहा, ये वैल्यू 2 से नहीं जाएगी, ये वैल्यू 3 से, ऐसे 3 से भी नहीं जाएगी, 4 से भी नहीं जाएगी, 5 से भी नहीं जाएगी, 6 से भी नहीं जाएगी, 7 से भी नहीं जाएगी, 8 से भी नहीं जाएगी, 9 से भी नहीं, 14 से, एक सेकंड दीजिए ज़रा, ये इसी से पूरी कटेगी मेरे ख्याल से, कितनी बारी में कटेगी ज़रा देखने दीजिए। फोर बारी में जाएगी, 14 बारी में चेक करता हूँ मैं, 4 9 36, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और ये कितना जगह 32 और 9, 32 9 41 41 और 44 44 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 8 और 8 और ये हो गया 2, तो ज़्यादा जा रही है, एक सेकेंड रुकिए चेक करता हूँ, 36 यहाँ पर, 32 नहीं, कुछ तो दिक्कत करिए दया। बेसिक से भी होना चाहिए, मान लीजिए मैंने ए निकाल लिया था ना, मुझे सी निकालना था,
क्या हमने यहाँ पर भी गलती करी है? A% ऑफ 240 आ जाएगा 4 वाली में 6 या 2 या 3 या 9 या 4 6 24 कितनी बारी हो जाएगा 4 या 4 4 आ गया 49 ए की वैल्यू 49 आ गई। इसी बारी कैसे करेंगे तो कुछ गड़बड़ी करी होगी। ठीक है, अब क्या बोल रखा था C% ऑफ A इज इक्वल्स टू 17। अब जरा देखते हैं इसके में C/100 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 1176/10। इससे ये गया 7 से तो ही जा रहा है, ये वाली 7 से देखते हैं जरा एक मिनट ना। 7 4 42 56, हाँ ये जा रहा है 7। ये गया 7 से 7 बारी पे, ये गया 1 बारी पे 1 टाइम में। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 यहाँ गया ये गया, फिर दोबारा जा रहा है, रुको अब गया 2 और 4। C इज इक्वल टू 240, C इज इक्वल टू 240 दोनों की वैल्यू प्रेस करने के लिए बोल रखी थी ना। हाँ तो 240 289 आ रही है, 289 आ रही है, ये आ गया 289। ठीक है, बट मैंने जो ये वाला ये बेसिक था, मतलब हमें पूरा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिक ना लगा के अगर हम लोग चाहें, बेसिक ना लगाएं अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको पुट कर लीजिए आप। क्वेश्चन में दिया है हमको कि A% ऑफ 240 इज इक्वल टू C% ऑफ A इज इक्वल टू 117.6। अच्छा, इसमें जो इक्वल दिख रहा है देखो परसेंट, देखो तो सामने नीचे के डिवाइड तो होंगे बेसिक, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ देखो A% इंटू 240 C% इंटू A इज इक्वल टू 117.6, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके कटेगा ही। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, इंटू गया, A से A गया, तो ये वाली इसकी इक्वल आ गई। तो C इज इक्वल टू ये इसकी भी, C इज इक्वल टू 240, क्योंकि हमने इन दोनों को करा अभी सॉल्व, उसको नहीं करा कुछ भी, तो इन दोनों को सॉल्व में C आ गया। और जब C आ गया तो एक बात है C% इंटू A इज इक्वल टू 1/7.6, अब तो निकाल लोगे आराम से। C कितना है 240/100 इंटू A इज इक्वल टू 1/7.6 अपॉन 0 से 0 गया, 0 से गया, फिर काटो 4 पे गया 6 बारी पे, 4 पे गया 2 9 4 6 पे जाएगा क्या? हाँ जा रहा है। ये गया 4 बारी पे और ये गया 49 बारी पे, तो 49 आएगी। लो इतना इजी हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, अगर एक्स का हाफ करूँ और उसका 25% करूँ, वो इक्वल होगा 25 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ, हाँ इसे, अगर मैं x को हाफ करूं और उसका 25% करूं वो बराबर होगा, मतलब x का हाफ करूं और उसका 25% करूं वो बराबर होगा 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y।
पहले सामने सामने ना जो चीज़ कट सकती है ना उसको मैं काट देता हूँ। इसको नीचे लगा के हटाऊँगा तो 10 लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है सब, तो आराम से परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। 25 से 25 गया, 2 से ये गया 2 वाली पे, तो इधर तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, इधर मेरे पास सिर्फ x बचा, सब कट गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 30, ये 0 से 0 गया, ये लो ये भी नहीं बचा, 3 बचा और 2 इंटू वाई ये बचा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3y 2x। तो ये कह रहे हैं x इज़ वॉट परसेंट मोर और लेस देन y, इससे a की तो ज़्यादा है। अच्छा ऐसा कर लीजिए x अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया यहाँ पर, अच्छा x कितना ज़्यादा है, x जो है कितना ज़्यादा है, a की तो ज़्यादा है बस, किससे y से 50% ज़्यादा है, 50% कितना 50%। लीजिए सॉल्व। ठीक है, अच्छा ये वाला इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसको रुक जाइए, इसको बाद में बता दूँगा। हाँ ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ, मल्टीप्लाई करना था 5/3, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना 5/3 से, बट मैंने कर कितने दिया 3/5 से, तो कितना चेंज आया, आना चाहिए करना चाहिए था ये, आ गया ये, तो कितना चेंज आया। हम जनरली इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एलसीएम को सेम लेके। देखिए पहले मेरी बात सुनिए, मुझे चाहिए कितना था, मुझे चाहिए था 5/3, कर कितने दिया मैंने 3/5, तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, ये करेक्ट था, ये मैंने रॉन्ग कर दिया। तो कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम करेंगे, 15 हो जाएगा ये 5 बारी पर, तो आएगा 25, ये आएगा 25/15, ये 3 से करूँगा 15, ये आएगा 3 से कितना 9। तो कितने का गलत आया, कितने का फ़र्क आया, फ़र्क आया मेरा 16 का, 16 का, कितने का 16 का फ़र्क आया, किस में 25 से। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 4, इसे करूँगा 4 4 जा 40, 54% का फ़र्क आया, 54% का फ़र्क आया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन 40, हाँ सॉरी 64% का फ़र्क आया, मेरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी, कोई दिक्कत। अगर ट्रिक याद करनी तो कर सकते हो, किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर है उसको 99 से करना है, या कोई भी नंबर है उसको 999 से करना है, तो कैसे करेंगे हम, उसी नंबर जो हमारे पास नंबर है हम उसका एक नंबर कम लिखेंगे, 53 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 9 में से 5 जाएंगे, कितना 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया, अच्छा 9 में से 5 गया, कैसे करा था मैंने, जैसे इस नंबर का एक नंबर कम लिख दिया 56, हम मैं क्या करूँगा 9 में 6 माइनस करूँगा, यहाँ से 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 से, यहाँ पर से अगर मान लो इस नंबर का एक कम 586 लिख दिया। अब 9 में से 5 गया
4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 468999, सिंपल, इस नंबर का एक कम। अब 9 में से 5 गया और 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, ये आ गया मेरा आंसर, सिंपल। अब एक स्टूडेंट डिड 5/4, स्टूडेंट डिड मल्टीप्लाई 5/4 -2 × -3 इंस्टेड ऑफ, करना मुझे ये था, कर किसी स्टूडेंट ने ये दिया, इनका एक नंबर था उसमें पहले ये मल्टीप्लाई करना था, फिर ये माइनस करना था, फिर ये मल्टीप्लाई करना था। उसने कर क्या दिया, उसने पहले ये मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस कर दिया, फिर ये डिवाइड कर दिया। तो कितना फ़र्क आया, कितना फ़र्क आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 × 6, 5/4 -6, कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो 4 5 24 आपका 3/6। पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। हम इनको पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं, जैसे कि ये अपॉन में 4 है, ये अपॉन में 5 है, तो हम क्या करें, 20, दोनों को 20 से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हाँ, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 20 से करेंगे, तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 25 आ जाएगा, -2 × 3, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर से जाएगा तो 19 आ गया मेरे पास, क्या आ गया 19। अगर मैं वहीं पे वो 24 से करूँगा तो वहाँ पर 16 आ गया, 16 + 2 / 3। अच्छा, वैसे बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले इसको डिवाइड करना है, पहले 2 को 3 से डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है 16 से। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ बोला है बच्चे को बोला कहता पहले ये करियो, फिर इसमें ये 2 ऐड करियो, फिर ये डिवाइड करियो, तो उन्होंने जो बोल रखा है ना उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, ना कि बोर्ड मास के हिसाब से। इसीलिए 16 + 2 = 18, 18 और 18 = 5। तो दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, दोनों में फ़र्क आ रहा है, कितने का आ रहा है, दोनों में फ़र्क आ रहा है 5 और 10 14 का, कितने 14/19 × 100। अच्छा सॉरी, मैंने वहाँ पर भी बोर्ड मास वाला रूल लगा दिया था ना, हाँ, तो ये बोर्ड मास वाला रूल नहीं आएगा। क्या होगा कि पहले 24, यहाँ 23 और यहाँ पर जाएगा 69, वहाँ पर आ जाएगा 6, तो दोनों में से हटाएंगे तो 64 का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला देख लीजिए, स्टूडेंट को बोला गया था ये करने के लिए, उसने कर दिया ये। सेम वही है, पहले दोनों के एलसीएम सेम करने पड़ेंगे, पहले दोनों के एलसीएम सेम करने पड़ेंगे। तो दोनों के एलसीएम कितना सेम आ सकता है, 24 हाँ, तो दोनों में 42 आता है ना, तो दोनों का एलसीएम 42 है। तो 7 बारी पे आएगा। तो यहाँ पर जब मैं 7 बारी पे करूँगा 35 आ गया, 35 में 2 माइनस करूँगा तो 33, 66 और 99 पक्का, 99 -5 94। इस तरीके से यहाँ पर भी मुझे 42 6 बारी पे 24 29 को डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर 14.5 into 3 is equals to 30, 52, 53.5 -7, यहाँ से 3 गया, वहाँ से 4 गया, तो 46.5। इस तरीके से सॉल्व करना है वाला देखना।